हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेरा क्लासेस। तो हमने पिछली वीडियो में क्वांटम केमिस्ट्री पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और क्वांटम केमिस्ट्री में हमारा एक क्वेश्चन छूट गया था, है ना। वो हम लोग सॉल्व कर रहे थे लेकिन हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो बस हमने उसमें थोड़ी सी सिली मिस्टेक किया था। उस मिस्टेक को हम लोग देख लेते, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी। तो ये हमारा क्वेश्चन था, है ना। और मैंने आपको बताया था कि इसमें आंसर इसका क्या क्या आने वाला है, 10 आने वाला है। तो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। The difference in energy levels of n is equal to 2 and n is equal to 1 of a particle in one dimensional box is 6 units of energy. In the same units, what is the difference in energy levels n is equal to 3 and n is equal to 2 for the above system? ऑप्शन 1 4, ऑप्शन जो आपका बी है वो 5 है, ऑप्शन सी आपका 9 है, ऑप्शन डी आपका 10 है। अब आपको पता है कि अगर एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्योर, फिर क्या होता है आपका एच स्क्योर। तो यहाँ पर हमने एच स्क्योर नहीं लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, एच स्क्योर लिख देते हैं। तो एन स्क्योर, फिर क्या हो जाएगा आपका एच स्क्योर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 8 ml स्क्योर। हमें पता है कि n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू क्या दिया है आपका 2 दिया है, क्वेश्चन में दिया है, आप देख लीजिए। n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू क्या दिया है आपका 1 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2। अगर मैं n इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो ये किसके लिए एनर्जी निकल के आ जाएंगी, E1 के लिए। और E1 के लिए अगर वैल्यू निकल के आएंगी तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, 1। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो फाइनली यहाँ पर बचेगा क्या, एच स्क्योर डिवाइडेड बाय 8 ml स्क्योर। और अगर मैं यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 रखूंगा तो E2 इज इक्वल टू 4 का, सॉरी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 8 ml स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपको पता है कि हम फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट को माइनस कर देंगे, तो जो फाइनल एनर्जी वो E2 है और इनिशियल एनर्जी E1 है। तो E2 माइनस हमने E1 कर दिया, तो 4h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 ml स्क्वायर, ये E2 की वैल्यू है। और E1 की वैल्यू कितनी है, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 ml स्क्वायर है। फिर हमने इसको माइनस कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि दोनों के जो आधार हैं, क्या बोल सकते हैं, हर है वो क्या है यहाँ पर इक्वल है, तो 8 ml स्क्वायर आ जाएगा। तो 8 ml स्क्वायर और 4h स्क्वायर माइनस 1h स्क्वायर, तो फाइनली यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3h स्क्वायर। तो 3h स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका 8 ml स्क्वायर। अब आप देखिए कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो E2 माइनस E1 है ये किसके इक्वल है, तो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स इज 6 यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो ये किसके इक्वल है, 6 यूनिट्स एनर्जी की क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया कि जो E2 माइनस E1 है वो किसके इक्वल है, 6 यूनिट के इक्वल है। अब देखो यहीं पर हमने थोड़ा सा क्वेश्चन में इसको आगे अगर हम फर्दर बढ़ा देते तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाता। तो देखिए E2 माइनस E1 किसके इक्वल है, 6 यूनिट के इक्वल है। तो मैं इसकी जगह में E2 माइनस E1 की जगह क्या रख सकता हूं मैं, 6। और ये क्या हो जाएगा आपका 3h स्क्योर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका 8 ml स्क्योर आ जाएगा। 3 से 6 टू टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि एच स्क्योर डिवाइडेड बाय 8 ml स्क्योर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बस यहीं पर हमने मिस्टेक कर दिया था और यहीं से हमारा क्वेश्चन, है ना, अटक गया था। अब आप देखिए, फिर हमारे पास E3 माइनस क्या था आपका, E2 था। तो E3 माइनस E2 आप देख लीजिए, तो E3 माइनस E2, तो आप देखिए कि n की वैल्यू कितनी है 3 है और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर अगर इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर रखना पड़ेगा आपको n स्क्वायर, n स्क्वायर की जगह आप 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9h स्क्वायर, और यहाँ पर n की जगह 2 रखेंगे और 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4h स्क्वायर। अब इसको माइनस कर देंगे तो 9h स्क्वायर में से 4h स्क्वायर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 5 क्या आ जाएगा आपका एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 8 ml स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमें पता है कि जो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 ml स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप देखिए मैं दूसरी पेन ले लेता हूँ। ये देखिए जो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आपका 8 ml स्क्वायर है, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। हाँ देखिए, हाँ, तो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 ml स्क्वायर किसके इक्वल है, ये 2 के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ, तो मैं इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ, इसकी जगह पुट करते हैं E3 माइनस E2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 5, और इसकी जगह क्या पुटअप कर देंगे हम 2 कर देंगे, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, जिसका आंसर कितना आ रहा है आपका 10 आ रहा है, तो ये 10 क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं ग्रुप थ्योरी पर। काफी इंपॉर्टेंट है ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी की अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हेडिंग लिखी है
ग्रुप थ्योरी एंड सिमेट्री। तो ग्रुप थ्योरी का पूरा पूरा जो बोल सकते हैं रिलेशन है वो किससे है, सिमेट्री से है। तो आप देखिए कि अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री पढ़ना है तो इसको बायोलॉजी से भी रिलेट करना पड़ता है और मैथमेटिक्स से भी क्या करना पड़ता है, इसे रिलेट करना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, जैसे बायोकेमिस्ट्री के ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, जैसे बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा आपने 12th क्लास में। तो बायोमोलिक्यूल्स जनरली किससे रिलेटेबल है, वो पूरा बायोलॉजी से रिलेटेबल है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ग्रुप थ्योरी की बात करेंगे तो ग्रुप थ्योरी किससे रिलेटेबल है, तो ये पूरा मैथ से या मैथमेटिक्स से क्या है आपका रिलेटेबल है। तो इसमें थोड़ा सा आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए, है ना। तो बेसिक मैथ्स तो सबको आई जाती है कि कितना एंगल हम रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये सब चीजें। तो यहाँ पर अगर देखिए तो आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देखिए कि बस ये हेडिंग लगाया मैंने। अभी एक नया पेज लेंगे और उसको स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं और इसके हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये ब्लैंक पेज है, चलो कोई बात नहीं। यही वाला ले लेते हैं। हाँ, अब आप देखिए कि अगर मैं ग्रुप थ्योरी हेडिंग डाल रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने हेडिंग लगा दिया ग्रुप थ्योरी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन तो आया है, पिछले बार का भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, लास्ट में सॉल्व करा दूंगा। अभी पहले तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जो टॉपिक है वो समझ भी नहीं आता। तो देखो ये एक मैथमेटिकल है ना, मैथमेटिकल वे है केमिस्ट्री को समझने का। तो आप देखिए कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एक मैथमेटिकल वे है, वे है केमिस्ट्री को समझने का, केमिस्ट्री को समझने का, अंडरस्टूड करने का एक मैथमेटिकल क्या है, रास्ता है, या फिर क्या बोल सकते हैं, वे है। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपने दो तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, एक पढ़ा होगा क्वालिटेटिव और एक क्या पढ़ा होगा आपने, क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पर मैं स्टार लगा देता हूँ, ये हैशटैग लगा देता हूँ। तो ये हैशटैग लगा दिया। अब दूसरा हैशटैग मैं लगा रहा हूँ कि जो ग्रुप थ्योरी है ना, तो ग्रुप थ्योरी एक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि ये एक क्या है, क्वांटिटेटिव। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि ग्रुप थ्योरी कौन सी एनालिसिस हो, तो ये है आपकी क्वांटिटेटिव क्या है, एनालिसिस है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, तो ये हमने दूसरा पॉइंट लिख दिया। अब एक क्वांटिटेटिव क्या होता है, तो जिसमें हमें क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन हो। और एक होता है आपका क्वालिटेटिव, जैसे कि हम लोग क्या करते थे, सोडियम क्या बनाते थे, एक्सट्रैक्ट बनाते थे, है ना, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते थे। तो उसमें हम लोग रंगों के आधार पर, कलर्स के आधार पर डिटरमाइन करते थे कि हाँ ग्रीन कलर आ रहा है तो नाइट्रोजन प्रेजेंस है। फिर हमने उसके लिए फिर जेल्डॉल पढ़ा, ड्यूमा पढ़ा, ये सब पढ़ा था ना, मेथड्स पढ़ा था, जेल्डॉल विधि पढ़ा, फिर ड्यूमा विधि पढ़ा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के आकलन के लिए, नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए। वो हो जाता है आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और क्वालिटेटिव एनालिसिस आपने फर्स्ट टाइम 11th क्लास से पढ़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रुप थ्योरी एक क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है, एनालिसिस है। तो इस लाइन को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछी जा सकती है कि ग्रुप थ्योरी कैसी है, क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटी पर बेस्ड है। अब देखिए ग्रुप थ्योरी की अगर आगे बात करें, तो हम लोग जनरली ग्रुप थ्योरी में किसकी बात करेंगे, पूरी तरह से सिमेट्री की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सिमेट्री की। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सिमेट्री। अब ये सिमेट्री क्या होता है, तो आपको पता है कि मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो सकती है, सिमेट्री हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो जनरली जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जैसे आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन में आपने जियोमेट्री निकाला होगा। तो जियोमेट्री में आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ मॉलिक्यूल में सिमेट्री है ना, मैक्सिमम मॉलिक्यूल में सिमेट्री है, कुछ कुछ मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है। तो आप देख सकते हो कि उन्हीं सिमेट्री को हमको यहाँ पर क्या करना है, समझना है। तो सिमेट्री समझता है, जैसे कि ये देखो यहाँ पर समझ भी लेते हैं कि अगर मैं ये इस तरीके का एक स्क्योर ले लिया हूं और मैं इसको यहां से कट करूं, यहां से कट करूं, या फिर यहां से कट करूं, तो मुझे दो बराबर पार्ट मिलने वाले हैं। तो इसको बोलेंगे कि हाँ इसके अंदर सिमेट्री है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ रैंडम सा स्ट्रक्चर बना लिया और उसको मैं कहीं से भी कट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या मुझे दो बराबर पार्ट मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे, तो इसमें सिमेट्री है क्या, यहाँ पर नहीं है, है ना। इसमें सिमेट्री नहीं है, लेकिन इसमें सिमेट्री तो है कि मैंने एक एक्सिस डाल दिया, कहीं से भी यहाँ से डाला या फिर यहाँ से डाला। तो यहाँ पर सिमेट्री तो मुझे नजर ही नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर मुझे सिमेट्री नजर आ रही है। तो अगर सिमेट्री की बात करें, तो सिमेट्री दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है आपकी लेस सिमेट्रिकल और एक हो सकती है आपकी मोर सिमेट्रिकल। तो यहाँ पर आप लिख देते हैं मोर सिमेट्रिकल, मोर सिमेट्रिकल, और ये हो जाएगा आपका लेस क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल। तो लेस सिमेट्रिकल की बात करेंगे तो जिसमें सिमेट्री बहुत कम हो उसको लेस सिमेट्रिकल बोलेंगे, जिसमें बहुत ज्यादा सिमेट्री हो, जैसे ये स्क्योर हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा सिमेट्री हो जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पर इसकी जगह रेक्टेंगुलर ले लूंगा तो वहां पर सिमेट्री थोड़ी कम हो जाएंगी। तो इस तरीके का यहाँ पर
आप देख सकते हो कि सिमेट्री किस तरीके की हो सकती है। अब देखो सिमेट्री को अगर देखें अच्छे से और इसको अगर क्लासिफाई करें तो इसको और हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखो क्लासिफाई करने के लिए हमें हाईली सिमेट्री, हाईली सिमेट्री ये हमने लिख दिया, हाईली सिमेट्री भी हो सकती है। हाईली क्या हो सकती है आपकी, सिमेट्री हो सकती है। तो ये लिख दिया मैंने हाईली सिमेट्री, और उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, नो सिमेट्री, है ना। इस तरह से उसको और क्लासिफाई कर सकते हैं, नो सिमेट्री। और एक हो सकती है आपकी इंटरमीडिएट सिमेट्री, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट सिमेट्री, इंटरमीडिएट सिमेट्री। ठीक है, तो ये हाईली सिमेट्री, फिर उसके बाद में नो सिमेट्री, और एक क्या होती है आपकी इंटरमीडिएट सिमेट्री। अगर हाईली सिमेट्री की बात करूंगा तो हाईली सिमेट्री होती है लीनियर कंपाउंड में। किसमें होती है, लीनियर कंपाउंड में। अब लीनियर कंपाउंड की बात करेंगे तो लीनियर कंपाउंड का एग्जांपल क्या है, तो एसिटिलीन है ना, एसिटिलीन। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एथाइन बोल सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर आप देखो एथाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और ये क्या होता है आपका एच। तो इसका शेप या बोल सकते हैं इसकी जियोमेट्री कैसी होती है, लीनियर होती है। तो इसमें क्या होती है, हाईली क्या होती है आपकी, सिमेट्री होती है। लीनियर कंपाउंड में हाईली सिमेट्री होती है। अब नो सिमेट्री की बात करेंगे, तो नो सिमेट्री की बात करेंगे तो ये जनरली होती है आपके कायरल कंपाउंड्स में, है ना। कायरल कंपाउंड, तो कायरल कंपाउंड क्या होते हैं कि ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी क्या हो, अलग अलग हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कायरल क्या बोलेंगे, कंपाउंड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा सी, फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3, फिर इधर लिख दिया मैंने C2H5, इधर लिख दिया मैंने H, और इधर क्या लिख दिया मैंने OH लिख दिया। तो ये वाला जो कार्बन है वो कैसा कार्बन हो जाएगा, कायरल क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। और कायरल कार्बन हो जाएगा तो क्या इसमें सिमेट्री है, नहीं है। दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे कि एक कार्बन ले लिया, उस पर क्या लगा दिया आपने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, या फिर क्या लगा दिया आपने, आयोडीन। तो ये वाला भी जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा आपका, कायरल कार्बन। और भी लेना है तो और भी ले सकते हो, जैसे कार्बन, ये हाइड्रोजन, फिर ड्यूटेरियम, फिर क्या लगा दिया आपने, ट्रीटियम, और फिर यहाँ पर क्या लगा दिया आपने, हम्म, कुछ और ग्रुप लगा दिया, जैसे कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, और ये क्या हो जाएगा आपका ट्रीटियम, और यहाँ पर क्या लगा दिया आपने CH3। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, कायरल क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी सिमेट्री आपको नजर नहीं आ रही, कहीं से भी कट करो कोई सिमेट्री नजर आ रही है क्या, देखो कट करने पर दो बराबर पार्ट मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ से अगर मैं इसको कट करूंगा तो क्या मुझे दो बराबर पार्ट मिल जाएंगे, हाँ मिल जाएंगे। इधर भी CH, इधर भी क्या हो जाएगा आपका CH। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से कट करूंगा तो क्या दो बराबर पार्ट मिलेंगे, यहाँ से कट करूंगा तो क्या दो बराबर पार्ट मिलेंगे, यहाँ से कट करूंगा तो क्या दो बराबर पार्ट मिलेंगे, नहीं मिलने वाले। तो इसमें नो सिमेट्री है। लेकिन हमें फोकस करना है इंटरमीडिएट सिमेट्री पर, क्योंकि इंटरमीडिएट सिमेट्री यानी कि जो हमें बीच में फंसा दे, है ना, कि हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ हो भी सकती है, हाँ नहीं भी हो सकती, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट क्या बोलेंगे, सिमेट्री बोलेंगे, है ना, मॉडरेट। तो जिसमें हमें कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन भी तो वहीं से बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर हम देखो अगर इंटरमीडिएट सिमेट्री बात करेंगे तो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सिमेट्री एलिमेंट, है ना। क्या समझना पड़ेगा हमें, सिमेट्री क्या समझना पड़ेगा, एलिमेंट। और उसके बाद हमें समझना पड़ेगा सिमेट्री ऑपरेशन, है ना। क्या समझना पड़ेगा हमें, सिमेट्री ऑपरेशन, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो सिमेट्री ऑपरेशन और सिमेट्री क्या समझना पड़ेगा हमें, एलिमेंट समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है ना। मेन रूप से अगर पढ़ना है हमें तो क्या पढ़ना है, यही पढ़ना है हमें, इंटरमीडिएट क्या पढ़ना है, सिमेट्री। ये तो हम देखकर बता सकते हैं, इसको भी देखकर ही बताना, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम हेडिंग लगा देते हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स, सिमेट्री एलिमेंट्स एंड सिमेट्री ऑपरेशन, है ना। तो ये लिख दिया हमने, एंड सिमेट्री, सिमेट्री ऑपरेशंस, इस तरीके से। अब देखिए जो सिमेट्री एलिमेंट है वो एक क्या है आपकी, जियोमेट्रिकल क्या है, एंटिटी है ना। जो सिमेट्री एलिमेंट्स है वो क्या है आपकी, एक जियोमेट्रिकल क्या है, एंटिटी है। तो ये लिख दिया मैंने, जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल एंटिटी है। अब जियोमेट्रिकल एंटिटी कैसे है, तो ये जियोमेट्रिकल एंटिटी क्या हो सकती है, एक पॉइंट पर हो सकती है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हो सकती है। पर्टिकुलर क्या हो सकती है, एक प्लेन पर हो सकती है, या पर्टिकुलर क्या हो सकती है, आप एक्सिस पर हो सकती है। तो सिमेट्री एलिमेंट क्या है, एक जियोमेट्रिकल एंटिटी है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हो सकती है, प्लेन पर हो सकती है, या फिर किस पर हो सकती है, एक्सिस पर हो सकती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कि हमें इसे समझना है तो हमें बात करेंगे यहाँ पर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की, है ना, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन।
इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, और हमने इसको क्या करा दिया, मूवमेंट करा दिया है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो मूवमेंट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, समझना इसको अभी अच्छे से, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका फाइनल क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। फाइनल क्या हो जाएगा आपका, कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आपने देखा होगा जियोमेट्रिकल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखा होगा, सिस रूप ट्रांस रूप देखा होगा ना। तो यहाँ पर हम ऐसा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर O, फिर यहाँ पर H, और यहाँ पर क्या ले लिया, H ले लिया। अब मैं इसको क्या करा रहा हूँ, मूवमेंट करा रहा हूँ, कितना रोटेट करा दिया मैंने, 180 डिग्री रोटेट करा दिया। मैंने इसको बोला ये H1 है और ये क्या है आपका H2 है, 180 डिग्री रोटेट करा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका H2O, और ये क्या हो जाएगा आपका H1। तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, और ये क्या हो जाएगा आपका इनिशियल क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हम किस में समझेंगे, सब सिमेट्री एलिमेंट में समझेंगे, है ना। जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स है कौन कौन से, क्या करेंगे यहाँ पर सिमेट्री एलिमेंट की परिभाषा लिख लेंगे, और सिमेट्री ऑपरेशन की क्या लिख लेंगे, डेफिनेशन लिख लेंगे। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पर। तो हाँ, आ जाएंगे यहाँ पर। तो इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। तो सबसे पहले लिखते हैं डेफिनेशन, सिमेट्री सिमेट्री एलिमेंट सिमेट्री एलिमेंट। अब सिमेट्री एलिमेंट की डेफिनेशन है, इट इज अ इट इज अ जियोमेट्रिकल एंटिटी इट इज अ जियोमेट्रिकल एंटिटी, यानी कि यह एक क्या है, जियोमेट्रिकल एंटिटी है। सच अज अ सच अज अ लाइन और प्लेन और पॉइंट with respect with respect with respect to which one or more one or more symmetry symmetry operation operations may be carried out may be carried out। यानी कि अगर इसे देखें, तो ये जो सिमेट्री एलिमेंट है एक जियोमेट्रिकल एंटिटी है, प्लेन पर, लाइन पर, या फिर किसी पॉइंट पर। और अगर सिमेट्री एलिमेंट अगर हम देखें किसी भी मॉलिक्यूल में, तो सिमेट्री एलिमेंट तभी होगा जब उसके रिस्पेक्ट सिमेट्री ऑपरेशन किया जा सकता है ना। तो अगर सिमेट्री एलिमेंट की डेफिनेशन देखें, तो किसी भी कंपाउंड में सिमेट्री एलिमेंट तभी होगा जब उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमेट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्री क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा सिमेट्री ऑपरेशन, है ना। तो सिमेट्री ऑपरेशन, यहाँ हम लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन, सिमेट्री ऑपरेशन। इसकी डेफिनेशन असिमेट्री, असिमेट्री ऑपरेशन इज अ मूवमेंट इज अ मूवमेंट is a movement of a body of a body such that that after the movement has been carried out has been carried out carried out each point of the body each point of the body body is is coincident with is coincident coincident with an with an equivalent equivalent point
पॉइंट और पॉइंट और परहैप्स सेम पॉइंट, परहैप्स सेम पॉइंट ऑफ द बॉडी इन ओरिजिनल ओरिएंटेशन, ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी इन ओरिजिनल, इन ओरिजिनल ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अगर इसे समझे तो ये बोलता है कि किसी सिमेट्री ऑपरेशन को, है ना, हिंदी में अगर समझे तो किसी सिमेट्री ऑपरेशन को किसी सिमेट्री एलिमेंट के अलोंग अगर घुमाया जाए तो उस बॉडी के सारे आइडेंटिकल पॉइंट्स आफ्टर द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट पॉइंट से ओवरलैप कर जाए या सेम पॉइंट से ओवरलैप कर जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्री क्या बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं। तो इसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। किसी सिमेट्री ऑपरेशन को किसी सिमेट्री एलिमेंट के एलोंग अगर हम क्या करें, घुमाए जाए, तो उस बॉडी के सारे इनिशियल पॉइंट्स, तो उस बॉडी के सारे इनिशियल यानी प्रारंभिक बिंदु, है ना, आफ्टर द मूवमेंट यानी मूवमेंट के बाद, आफ्टर द आफ्टर द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, है ना, यानी मॉलिक्यूल का अगर हम क्या करें, मूवमेंट करें, बाद में अगर मूवमेंट करे, तो इक्विवेलेंट पॉइंट से ओवरलैप कर जाए या फिर सेम पॉइंट से अगर ओवरलैप कर जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्री क्या बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं। तो ये इसकी क्या थी, यहाँ पर डेफिनेशन थी। अब इसको कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि अभी देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया H1 और यहाँ पर हमने ले लिया ऑक्सीजन, और ये क्या ले लिया हमने यहाँ पर H2 ले लिया। अगर मैं यहाँ से एक्सिस डाल दूं और इसको कितना रोटेट करा दूं, 180 डिग्री रोटेट करा दूं, तो 180 डिग्री रोटेट करा दूंगा तो फाइनल मुझे क्या मिलेगा, जो H2 इधर आ जाएगा, H1 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका H2 ऑक्सीजन, और ये क्या हो जाएगा आपका H1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमने इस पर क्या लगा दिया, एक सिमेट्री क्या लगा दिया, ऑपरेशन लगा दिया, कि हमने इसको क्या कराया है, रोटेट कराया। कितना रोटेट कराया, 180 डिग्री क्या कराया यहाँ पर, रोटेट कराया। ठीक है, क्लियर है। अब आप देखिए हम आगे बढ़े, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशन, कि हम लोग जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल है उस पर हम कैसे कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स लगा सकते हैं, कौन कौन से हम सिमेट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं, ये हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिमेट्री एलिमेंट्स, सिमेट्री एलिमेंट्स, सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशंस, सिमेट्री ऑपरेशन, सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिमेट्री एलिमेंट और ये हो गया आपका सिमेट्री ऑपरेशन। अब देखिए फर्स्ट नंबर अगर बात करें, तो फर्स्ट नंबर हमें पढ़ना है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी तो सभी मॉलिक्यूल में होती है, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी मॉलिक्यूल ले लो उसमें आइडेंटिटी तो होंगी ही, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आइडेंटिटी। तो ये हमने लिख दिया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को किससे डिनोट करते हैं, ई से। जितने भी मॉलिक्यूल है सब में आइडेंटिटी प्रेजेंट रहेंगी, तो इसको हम चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ये एक एलिमेंट है या बोल सकते हैं सिमेट्री एलिमेंट है, तो उसको इंक्लूड करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, है ना। तो ये फर्स्ट नंबर हो गया, और ये क्या हो गया आपका सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर हो जाएगा आपका प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। तो यहाँ पर हम सेकंड नंबर लिखेंगे प्रॉपर, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एओएस बोलेंगे, है ना। क्या बोल सकते हैं इसको, एओएस। एओएस का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ क्या हो जाएगा आपका, सिमेट्री हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। और इसको जनरली किससे डिनोट करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं सी एन से। अगर थर्ड नंबर की बात करें, तो थर्ड नंबर में हम पढ़ेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। थर्ड नंबर में हम पढ़ेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और प्लेन ऑफ सिमेट्री को क्या बोलेंगे हम शॉर्ट फॉर्म में, पीओएस बोलेंगे, और इसको किसे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। फोर्थ नंबर की बात करें, तो फोर्थ नंबर में पढ़ेंगे हम लोग इम प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये लिख दिया हमने इम प्रॉपर, इम प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को जनरली डिनोट करते हैं एसएन से। और उसके बाद में जो फिफ्थ नंबर है वो है आपका इनवर्जन सेंटर, है ना। इनवर्जन, इनवर्जन सेंटर। और इनवर्जन सेंटर को जनरली किससे डिनोट करते हैं, आई से। और यहाँ पर अगर इसकी बात करें, इन सब की बात करें कि आइडेंटिटी में क्या होता है, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में कौन से ऑपरेशन लगते हैं, ये सब हम अगर चेक करें, इसको भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो देखो आइडेंटिटी को ई से डिनोट करते हैं, और ये आइडेंटिटी तो सभी मॉलिक्यूल में होती है, तो इसको तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखें,
है ना, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री या एओएस को देखिए जिसे सी एन से डिनोट करते हैं, तो इसका सिमेट्री ऑपरेशन होता है रोटेशन, यानी कि आप रोटेशन करेंगे तो इसको बोलेंगे कि हाँ ये जो सिमेट्री एलिमेंट है, तो प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में आप सिमेट्री ऑपरेशन कौन सा यूज करेंगे, तो रोटेशन करेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री में, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में आपको करना है रिफ्लेक्शन करना है ना, विथ इन द मॉलिक्यूल क्या करना है आपको, रिफ्लेक्शन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे विथ इन द मॉलिक्यूल, विथ इन द मॉलिक्यूल, और इसमें आपको क्या करना है, रिफ्लेक्शन करना है। अभी ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो क्या करो, मॉलिक्यूल में क्या लेके आ जाओ, एक मिरर लेके आ जाओ, तो मिरर क्या कर देगा, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, है ना, 180 डिग्री क्या कर देगा, रोटेट कर देगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगर हम इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे, तो इसमें पहले होता है रोटेशन, इसमें होता है पहले रोटेशन, और उसके बाद में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है ना, उसके बाद में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर है, रोटेशन करना है, और रोटेशन के बाद में क्या करना है, रिफ्लेक्शन करना है। और इन्वर्जन सेंटर से तो पता है कि इसका क्या करना है, आपको इन्वर्स करना है। क्या करना है, इसका इन्वर्स। अब इसको समझ ले, तो रोटेशन तो अभी थोड़ी देर पहले आपने समझा है ना, देखो थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं इसको, फिर आगे तो पूरा डिटेल में पढ़ने ही वाले। आइडेंटिटी सभी मॉलिक्यूल में होगा, छोड़ो इसको। प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, रोटेशन, जैसे आप देखिए कि यहाँ पर हमने ओ लिया, फिर एच लिया, और फिर क्या लिया, यहाँ पर एच लिया, इसको बोला मैंने H1, इसको मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर H2। इसको कितना रोटेट करा दिया मैंने, 180 डिग्री रोटेट करा दिया। तो 180 डिग्री रोटेट करा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका H2O, और ये क्या हो जाएगा आपका H1 हो जाएगा। तो इसमें हमने रोटेशन करा दिया, तो इसमें कौन सा सिमेट्री एलिमेंट होगा, तो प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी कौन सा सिमेट्री एलिमेंट होगा, CN होगा। कौन सा होगा, CN होगा। समझ गए रोटेशन। अब देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर प्लेन डाल सकता हूँ, बस इसी को समझते, HO, और ये क्या हो गया आपका H हो गया। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सब प्लेन डाल दिया, इस तरीके से मैंने क्या डाल दिया, प्लेन डाल दिया। तो अगर मैंने प्लेन डाल दिया यहाँ पर, तो प्लेन डाल दिया है, तो आप देख सकते हो कि ये उधर चले जाएगा और ये उधर चले जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको प्लेन आप क्या बोलेंगे, सिमेट्री, यानी कि इसको क्या कराना है, हमें रिफ्लेक्शन कराना है। इम प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो पहले रोटेशन करा दो, उसके बाद में रिफ्लेक्शन करा दो, है ना। तो पहले ये रोटेशन करा दो, उसके बाद में रिफ्लेक्शन करा दो। देखो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन है ना, दो तरह से हो सकते हैं, एक ऐसा भी हो सकता है, और एक ऐसा भी तो हो सकता है, जहां पर आपका स्ट्रक्चर है उसमें भी तो हो सकता है रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर इसके ऊपर ही डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा कि रिफ्लेक्शन, ऐसा भी हो सकता है रिफ्लेक्शन। तो इसको हम आगे और अच्छे समझेंगे। हाँ, ये इन्वर्जन को समझ लिए, इन्वर्जन का मतलब क्या होगा, जैसे एक लाइन ऊपर है, अगर मैं इसे इन्वर्जन करूंगा, तो यही वाली लाइन कहाँ जाएंगी, जस्ट इसकी कहाँ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी, है ना। जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्जन बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या समझ लिया, सिमेट्री एलिमेंट प्लस सिमेट्री ऑपरेशन भी साथ में समझ लिया कि सिमेट्री ऑपरेशन कौन कौन से लगने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर हम हेडिंग लगा देंगे फर्स्ट नंबर, क्योंकि आइडेंटिटी तो पढ़ना ही नहीं है हमें। प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, AO क्या बोलेंगे, S। AOS बोलते हैं इसको, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और दर्शाते किससे इसको, CN से डिनोट करते हैं। अब आप देखिए कि आपको पता चल गया है यहाँ पर कि जो प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसमें हम लोग क्या करने वाले, तो रोटेशन करने वाले। क्या करने वाले इसमें, रोटेशन, है ना। रोटेशन कितना हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, कितना भी रोटेशन हो सकता है, ये तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसको हम डिनोट करते हैं CN से। अब ये C का मतलब क्या है और इस N का मतलब क्या है, तो C का मतलब है, इसका मतलब है सिमेट्री एलिमेंट, है ना। C का मतलब क्या है यहाँ पर, सिमेट्री एलिमेंट है। और इस एन का मतलब क्या है, तो इस एन का मतलब है ऑपरेशन, है ना, या सिमेट्री क्या है, इसका मतलब ऑपरेशन है, ठीक है। इस एन का मतलब क्या है यहाँ पर, सिमेट्री ऑपरेशन है। तो ये समझ लिया आपने कि सी का मतलब सिमेट्री एलिमेंट है और एन का मतलब क्या है, यहाँ पर सिमेट्री ऑपरेशन है। अब आप देखिए कि अगर हम एन बराबर देखें, तो एन बराबर होता है ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो एन का मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ क्या होता है, रोटेशन होता है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। अब देखिए ऑर्डर ऑफ रोटेशन, तो अगर इसको हम देखें, तो इसका जो एन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका 360 डिवाइडेड बाय क्या होता है आपका थीटा। अब थीटा क्या है कि हम जितना भी घुमा रहे हैं, है ना, जितना भी घुमा रहे हैं मॉलिक्यूल को, तो थीटा हो जाएगा। जैसे 180 डिग्री घुमाया, तो इस थीटा की जगह में क्या रख देंगे, 180 डिग्री रख देंगे, और हमारा हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकल के आ जाएंगी, एन की वैल्यू निकल के आ जाएंगी। तो मॉलिक्यूल को देखो ये जो एन है ना, तो ये एन
एन कैसे डिसाइड करेंगे कि इतना ही करेंगे? तो एन का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल को कितने बार घुमाना पड़े कि वो अपनी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, है ना? इस एन का मान हम कैसे सोचेंगे? तो मॉलिक्यूल को ऐसे लिख देते हैं, मॉलिक्यूल को कितने टाइम, है ना, कितने टाइम घुमाना पड़े, घुमाना पड़े, घुमाना पड़े कि वह, कि वह अपनी, कि वह अपनी इनिशियल, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। ठीक है, तो ये है। तो मॉलिक्यूल को कितने टाइम घुमाना पड़े कि वो अपनी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एन एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 360 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने जो एग्जांपल लिया था वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास में H2O, एग्जांपल हमारे पास में क्या है H2O है। अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया H1, फिर यहाँ पर क्या ले लिया O, और यहाँ पर क्या ले लिया हमने H2 ले लिया। अब आप देखिए कि अगर मैं इसको कितने टाइम घुमाऊंगा, तो मैंने इसको घुमा दिया 180 डिग्री घुमा दिया, तो 180 डिग्री रोटेट कर दूंगा, तो 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये इधर आ जाएगा, H2 इधर आ जाएगा O, और ये क्या हो जाएगा आपका H1 180 डिग्री। तो इस तरीके से फिर मुझे इसको और क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, तो और 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये H1 O, और ये क्या आ जाएगा आपका H1। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपने कितने बार सिमेट्री ऑपरेशन या सिमेट्री एलिमेंट लगाया है, सिमेट्री लगाया ऐसा बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कितने बार आपने एओएस लगाया है यहाँ पर। तो एओएस लगाया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप रोटेट करा रहे हैं 180 डिग्री, तो 180 डिग्री रोटेट करा रहे हैं, तो आप देखिए कि थीटा की जगह में क्या रखेंगे, 180 डिग्री रखेंगे। तो देखो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 180 डिग्री, कितने टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम। तो हमारा जो प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री या एओएस है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ये आ जाएंगी C2। ये भी क्या आ जाएगी आपकी C2, है ना, इस तरीके से आ जाएगा आपका C2। तो यहाँ पर आप देखो कि जो सिमेट्री ऑपरेशन है ना, जो हमारा सिमेट्री ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा हमारा C2 क्या हो जाएगा, सिमेट्री क्या हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा। समझ गए कि आप लोग, है ना? तो आई थिंक इतना तो बेसिक चीजें समझ गए होंगे कि यहाँ पर C2 सिमेट्री ऑपरेशन कैसे हुआ, क्योंकि हम सिमेट्री ऑपरेशन क्या ले रहे हैं यहाँ पर, CN ले रहे हैं, है ना? तो CN ले रहे हैं, तो ये जो CN है, तो n की वैल्यू हमें पता चल गई कि n बराबर कितना है आपका 2 है ना, n बराबर 2 है, तो C2 सिमेट्री क्या हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हम्म अब देखिए कि मैं इसको लिख सकता हूँ, C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी लिख सकता हूँ। अब ये कैसे हुआ, तो इसको भी समझ लीजिए, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर नंबर जो फर्स्ट है, ये स्ट्रक्चर नंबर क्या है आपका सेकंड है, और ये स्ट्रक्चर नंबर क्या है आपका थर्ड है। तो आप देखिए कि स्ट्रक्चर नंबर जो फर्स्ट और स्ट्रक्चर नंबर जो थर्ड है वो सेम ही है ना, वो क्या आपके सेम है, तो इसको हम बोलेंगे इनमें क्या है, आइडेंटिटी है ना, इनमें क्या आइडेंटिटी है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट और स्ट्रक्चर नंबर सेकंड को देखूंगा तो बोलूंगा ये इक्विवेलेंट है ना, ये इक्विवेलेंट है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो देखो C2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, आइडेंटिटी हो गया। तो ये कैसे हुआ, तो आप देखिए कि हमने C2 जो ऑपरेशन है कितने टाइम लगाया, तो ये 1 टाइम लगाया, और ये कितने टाइम लगाया, 2 टाइम। तो C2, और ये इस पर पावर कितने की होंगी, 1 की, इस पर पावर कितने की होंगी, 1 की। तो C2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यानी कि आपने 2 बार ऑपरेशन लगाया, 2 बार सिमेट्री ऑपरेशन लगाया, तो हमें आइडेंटिटी वाला मॉलिक्यूल क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो C2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आइडेंटिटी हो जाएंगे। और यहाँ पर कुछ बेसिक बातें समझ लीजिए, जैसे कि देखो यहाँ पर हम कैसा कोई स्ट्रक्चर ले रहे हैं, ये स्ट्रक्चर हमने ले लिया, यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक्स, और यहाँ पर भी हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर एक्स लिख रहे हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से 180 डिग्री क्या कर देता हूँ, रोटेट कर देता हूँ। यानी कौन सा एक्सिस हो गया आपका, C2 क्या हो गया, ये एक्सिस हो गया। सिंपल सी बात है, 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका C2 एक्सिस। अब देखिए ये जो C2 है, ये क्या हो सकता है आपका, क्लॉकवाइज भी हो सकता है ना, ये क्या हो सकता है आपका, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो देखो C2 जब एक्सिस पास किया तो ये क्या हो सकता है, क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मैं इस C2 पर क्या लगा दूं, -1 की पावर लगा दूं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग एंटी क्लॉक वाइज बोलेंगे, है ना। तो ये थोड़ा आपको समझना है कि अगर पावर अगर प्लस की है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। लेकिन अगर पावर वहीं पर किसकी आ जाएगी, माइनस की आ जाएंगी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें? तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे
तो C2 पर प्लस की पावर लगाएंगे जो भी है ना, जितने बार भी रोटेट कराया, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट समझते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर देखो कि मैंने इस तरीके से लिया हूं, यहाँ पर लिया मैंने x, और यहाँ पर भी मैंने ले लिया x, नीचे में भी क्या ले लिया, x ले लिया, और यहाँ पर भी क्या ले लिया मैंने, x ले लिया। अब देखिए मैं अगर यहाँ से रोटेट कराऊंगा तो ये 180 डिग्री होगा, अगर यहाँ से भी कराऊंगा तो क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो इसमें रोटेशन, यानी कि देखो रोटेशन कैसे कराते हैं, तो जैसे कि हम क्या कराएंगे, जहां से भी एक्सिस डाल रहे हैं तो दो बराबर पार्ट हमें मिलना चाहिए, नहीं मिल रहे तो कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर। दो बराबर पार्ट मिलेंगे तभी तो सिमेट्री होगी। सिमेट्री क्या कहीं से भी कर देंगे क्या मैं यहाँ से कर दूंगा क्या सिमेट्री, नहीं कर पाऊंगा ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने इसको कितना रोटेट करा दिया, 180 डिग्री रोटेट करा दिया। तो इसमें कौन सा एक्सिस होगा आपका, C2 क्या होगा, एक्सिस होगा, है ना, एओएस क्या होगा आपका, C2 होगा। इस तरीके से यहाँ से भी कराओगे तब भी क्या होगा आपका, C2 होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि मैंने और कुछ बना लिया स्ट्रक्चर, है ना, इनको समझना है बस आपको। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया, चलिए थोड़ा इसको तिरछा बना दिया मैंने, इसको अच्छे से बना देते हैं। ऐसा बना देते हैं तब थोड़ा क्लियर रहेगा, ये ऐसा, ये इस तरीके से बना दिया हमने, और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ इरेज, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से बना दिया। अब आप देखिए कि मैं यहाँ लगा रहा हूँ एक्स, फिर यहाँ पर भी लगा रहा हूँ मैं एक्स, ये भी हो जाएगा एक्स, और ये भी क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखिए कि मैं इसको कितना रोटेट करा सकता हूँ, तो मैं इसको करा सकता हूँ 90 डिग्री, क्या करा सकता हूँ, रोटेट करा सकता हूँ। अब 90 डिग्री रोटेट कराऊंगा तो देखो ये यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, ये यहाँ पर चले जाएंगे, ये यहाँ से कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ से कहाँ जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। इसको इरेज करते हैं, इसको भी इरेज करते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं। ये इस तरीके से, है ना, इस तरीके से क्या हो सकता है, ये इसका रोटेशन हो सकता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर 90 डिग्री रोटेट कराऊंगा तभी तो मुझे सिमेट्री ऑपरेशन मिलेंगे। तो देखो 180 डिग्री रोटेट कराओगे तब आपको नहीं मिलेंगे मेरे हिसाब से। देखो अगर मैंने यहाँ से 180 डिग्री लाइन डाला तो 180 डिग्री लाइन डालूंगा, हाँ C2 भी हो सकता है और C4 भी हो सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं अभी C4 वाला देख रहे हैं, अभी C2 वाला केस तो बहुत देख लिया है, तो अभी हम C4 वाला भी देख रहे हैं। तो C4 वाला केस अगर देखेंगे, तो अगर मैंने यहाँ से 90 डिग्री डाला है तो 90 डिग्री डालूंगा तो ये यहाँ से यहाँ चले जाएगा, ये यहाँ से यहाँ चले जाएगा, ये यहाँ से यहाँ चले जाएगा, कितने टाइम जाएंगे। जब एक बार 90 डिग्री डालूंगा तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर दूसरी बार डालूंगा तो ये यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगा, तीसरी बार ये यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगा, और ये यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 बार घूमेगा, 4 बार रोटेट करेगा, तब मुझे आइडेंटिटी मॉलिक्यूल प्राप्त होगा। तो 90 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना रोटेट करा रहे हैं, 360 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, यानी कौन सा एक्सिस हो जाएगा, C4 क्या हो जाएगा आपका, एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम एक और लास्ट पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखो CN पर क्या लिखा है, यहाँ पर M लिखा है, CN पर M लिखा है, यानी कि हम समझ सकते हैं कि जो हमारा सिमेट्री ऑपरेशन है CN, वो जो M है, तो M बता रहा है कि ये जो ऑपरेशन है कितने बार लगाया गया है। जैसे आप देखो कि C2 पर मैंने 2 की पावर लगाया है, तो आपको समझ में आया कि जो सिमेट्री ऑपरेशन C2 है वो कितने टाइम लगाया गया है, 2 टाइम लगाया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एओएस है ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, कितने बार, है ना, बार कितने बार अप्लाई किया गया है, कितने बार अप्लाई किया गया है, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि CNM, तो M बता रहा है कि यहाँ पर क्या है आपका, कि M क्या बता रहा है कि कितने बार एओएस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अप्लाई किया गया है। जैसे आप दूसरे भी सिमेट्री ऑपरेशन लोगे, उस पर भी अगर कुछ लिखा रहा है, 3 लिखा रहा है, 4 लिखा रहा है, तो आप वहीं से आइडिया लगा सकते हो कि ये 4 टाइम अप्लाई किया गया है, 5 टाइम अप्लाई किया गया है, 6 टाइम अप्लाई किया गया है। ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर मैं आपको और एक चीज बता देता हूं कि अगर यहाँ पर देखो CN इज इक्वल टू, सॉरी CN, और यहाँ पर अगर मुझे N की वैल्यू निकालना है तो N बराबर क्या होता है आपका 360 डिवाइडेड बाय क्या होता है आपका थीटा। अगर थीटा बराबर क्या हो, थीटा बराबर क्या हो, 360 डिग्री हो, 360 डिग्री हो, तो यहाँ पर N का मान कितना आएगा, 1, है ना। यहाँ पर लिखना चाहिए, थोड़ा अच्छे से लिखना चाहिए इसे। हम्म, चलो थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसको। हाँ, अब देखिए हमारे पास एन एन इज इक्वल टू कितना है आपका 360 डिवाइडेड बाय क्या आपका थीटा है। अब देखो थीटा बराबर क्या हो, तब एन बराबर क्या प्राप्त होगा, तो 360 हो तो एन बराबर कितना होगा आपका 1 हो जाएगा।
अगर 180 आ जाए तो n बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। n बराबर कितना हो जाएगा, 2। फिर उसके बाद में 180 के बाद में अगर कितना आ जाए, 120 डिग्री आ जाए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर 90 डिग्री आ जाए तो कितना हो जाएगा, n बराबर 4 आ जाएगा। 90 के बाद में क्या आ जाएगा आपका, 60 डिग्री आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 62 नहीं 72 आना चाहिए। एक बार थोड़ा चेक भी कर लेंगे इसको, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। 72, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका 72, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। और अगर 60 डिग्री आ जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 360 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 72, ये कितने टाइम हो जाएगा, 2 टाइम। और ये हो जाएगा 10 टाइम। हाँ कितने टाइम हो गया, 5 टाइम। हाँ तो सही है। तो देखो, अगर थीटा का एंगल कितना हो, 360 हो तो n बराबर 1, 180 हो तो n बराबर 2, और 120 हो तो n बराबर 3, 90 हो तो 4, 72 हो तो 5, और 60 हो तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएंगे। ठीक है। अब देखिए जो हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे और एग्जांपल देखेंगे, जैसे हम लोग देखेंगे BF3 का देखेंगे, है ना, PTCL4 का देखेंगे, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर देखेंगे, और उनमें उनमें क्या निकालेंगे हम लोग, एक्सिस ऑफ क्या निकालेंगे, सिमेट्री, यानी CN की वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।